Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप एग्जांपल्स के द्वारा सभी कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, टेंस की जो पहली वीडियो आई थी उसमें आपने टेंस के बारे में, टेंस का डिफिनीशन, उसके जो पार्ट होते हैं टेंस के, टेंस है क्या, इन सब के बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट का जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में पढ़ा था। आज जो आपकी क्लास है टेंस की, टेंस में आज आपको पढ़ना है टेंस के जो आगे के पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। टेंस के जो एप्लीकेशन है, यूजेस क्या हैं, उसके बारे में आज आप पढ़ोगे। तो टेंस के बारे में चलते हैं। पहला, इसको एक बार फिर से आपको बता देते हैं टेंस के कितने पार्ट हैं। टेंस की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है, यानी जो कार्य हो रहा है, कार्य के समय को ही क्या कहते हैं, टेंस, यानी जिस काल में वो हो रहा है। और ये काल होते कितने प्रकार के हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो इस समय चल रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट का काल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब जो बीत गया, पास्ट का मतलब भूतकाल, यानी जो बीत गया उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। क्लियर। फ्यूचर टेंस अगला है, फ्यूचर है। फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, अभी जो हुआ नहीं है, जिसकी सिर्फ हम कल्पना करते हैं, जो आने वाला है, जो अज्ञात है, वही क्या होता है, हमारा फ्यूचर टेंस होता है। क्लियर। तो इन सब के भी अपने अपने अलग पार्ट होते हैं। इन सभी तीनों टेंसों के अपने 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी ऐसे ही 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। तो आपने पिछली की क्लास में जो भी पढ़ा, आज आपको हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बताने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। तो चलिए आज हम वर्तमान काल के सभी पार्टों के बारे में विस्तार रूप से अच्छे से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल, यानी वर्तमान में जो कार्य हो रहा है या ऐसा कार्य जो चल रहा है वो अनिश्चित है, यानी उसके बारे में पता नहीं है वो कार्य पूरा हुआ या चल रहा है। ठीक है, वो अनिश्चित होता है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हिंदी वाक्यों में आपको इसके लास्ट में क्या मिलेगा पहचानने के लिए, ता है, ती है, ते है, ताहूँ इत्यादि ये शब्द आएंगे तो पहचान सकते हैं कि आसानी से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जैसे तुम सुबह खेलते हो, तो तुम सुबह खेलते हो, अभी खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो ये पता नहीं, बस तुम सुबह सुबह खेलते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी हैबिचुअल जो है, तुम्हारी आदत को भी ये दिखाता है कि जो है तुम सुबह सुबह खेलते हो। क्लियर। और जो सार्वभौमिक सत्य, जैसे सुबह सूर्य पूरब में उगता है, तो ये भी क्या एक सत्य है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सुबह सुबह ही जो सूर्य है वो पूरब में उगता है। लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, यानी ये जो वर्ड्स हैं, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ये सभी वर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में लास्ट में मिलेंगे आपको। इसका एक सिंपल सा जो रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में ईटीसी यानी जो कुछ भी बचता है। और ये जो यस ईएस है मेन वर्ब में कब लगेगा, जब आपकी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में हो, यानी सिंगुलर नाउन होगी तो मेन वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर आपका मेन वर्ब सब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो हम यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। और जो इसमें इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता होती नहीं। सिर्फ जब निगेटिव सेंटेंस में आएंगे, जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज करते हैं। ये जो डू होता है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा और ये जो डज होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए किया जाएगा। यानी अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। अब रूल इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज नॉट, नॉट आपका तीसरे स्थान पे लग जाएगा, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ
आपको ऑब्जेक्ट और ईटीसी लिखेंगे। आप यहाँ एग्जाम्पल के जैसे देख सकते हैं, राम स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राम है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब पढ़ना। ये स्कूल में ये आपके ईटीसी मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका हो जाएगा राम रीड्स इन द स्कूल। यहाँ जो राम है आपका सब्जेक्ट, रीड्स आपका पढ़ना यानी मेन वर्ब है, और ये जो राम है वो सिंगुलर होने की वजह से हम इसे लास्ट में यस का प्रयोग करेंगे। अब कहाँ यस करेंगे, कहाँ यस करेंगे, तो ये आप देख लीजिए, जिस भी वर्ब के लास्ट में अगर ओ है यानी वॉवेल है, वॉवेल होगा तो ईएस का प्रयोग करना है, कॉन्सोनेंट होगा तो कॉन्सोनेंट होगा तो केवल यस। जैसे आप देख रहे हैं इसको रीड्स है, तो यहाँ पर जैसे गो होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईएस जोड़ते हैं, हो जाता है गोज। क्लियर, यानी जो वावेल होगा तो ईएस और कॉन्सोनेंट होगा तो यस का यूज करते हैं। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम डज नॉट रीड इन द स्कूल। राम कक्षा स्कूल में नहीं पढ़ता है। यहाँ राम सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पे कर देंगे। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हो सॉरी मेन वर्ब होगी वहाँ यस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं निगेटिव में, केवल और केवल अफर्मेटिव में ही किया जाता है। क्लियर, और आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, वे जंगल में घास काटते हैं। दे कट द ग्रास इन द फॉरेस्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या है प्लूरल दे, तो यहाँ पर जो आपकी मेन वर्ब होगी कट, जो काटना है मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब होगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस और ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्लियर, तो उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है कट द ग्रास, काट क्या रहा घास को, कहाँ पर, फॉरेस्ट में, इन द जंगल फॉरेस्ट। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो अब डज की जगह पर हम डू करेंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। दे डू नॉट कट द ग्रास इन द फॉरेस्ट। क्लियर, दूसरा सेंटेंस देखें, हम मैदान में हॉकी खेलते हैं। यहाँ भी देखिए ते हैं, यहाँ भी ते था। वी प्ले हॉकी इन द फील्ड, यहाँ पर हॉकीज नहीं करेंगे क्योंकि, या सॉरी प्लेज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वी जो है प्लूरल नाउन है, इसका निगेटिव भी डू नॉट के साथ होगा। वी डू नॉट प्ले हॉकी इन द फील्ड। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं इसके अगले सेंटेंस में, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप का मतलब ये होता है कि जो प्रश्न होता है वो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछता है और आप उसका जवाब यस या नो में देते हैं। जैसे क्या तुम छत पर कपड़े धोते हो, तो आप इसका जवाब अगर धुलते हैं तो हाँ देंगे, नहीं धुलते हैं तो ना में देंगे। इसे कहते हैं यस नो टाइप, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है। और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप, जिसमें आपको प्रश्न पूछने वाला ये चाहता है कि आप उसको एक्सप्लेन दें। तो जैसे तुम छत पर कपड़े क्यों धोते हो, आपको बताना पड़ेगा कि छत पे पानी अच्छा मिल जाता है, धूप मिल जाती है, जल्दी सूख जाता है, आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो यही होता है। और जो WH वर्ड टाइप होता है उसका जो WH वर्ड यानी क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के आपको बीच में मिलते हैं। ये होती है पहचान WH वर्ड की। क्लियर, आपको यहाँ पर दोनों प्रकार के सेंटेंसों का एग्जाम्पल दिया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपको डू या डज का प्रयोग करना है, सिंगुलर होने पर डू, डज या प्लूरल होने पर डू। क्लियर, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब में आप फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, यानी अब आपको यस और ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, बाकी का सेंटेंस ही लिख देंगे। निगेटिव सेंटेंस होने पर जब नॉट का यूज हम करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्लियर, और सेंटेंस ये WH वर्ड टाइप होने पर WH वर्ड पहले लिखा जाता है। WH वर्ड में क्या क्या आता है, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हिच, और भी जितने ऐसे WH वर्ड वाले हैं, वेयर, ये सभी जितने भी वर्ड हैं वो सभी वाक्य के पहले लिखे जाएंगे। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्या तुम छत पर कपड़े धोते हो, ये अभी हमारा यस नो टाइप है, तो क्या होगा, डू यू वॉश, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे रूल के अनुसार, देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म वॉश, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो धुल क्या रहा है, कपड़े, तो द क्लॉथ्स कहाँ धुल रहा है, और छत पर, ऑन द रूफ। इसका जब निगेटिव चेंज करेंगे तो निगेटिव जो होगा वो कहाँ जाएगा, नॉट, तीसरे स्थान यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्या होगा, डू यू नॉट वॉश क्लॉथ्स ऑन द रूफ। क्लियर, अभी हमने जैसे बात की थी कि WH वर्ड टाइप की, तो WH वर्ड टाइप वाला भी एग्जाम्पल आप देखें तो जो WH वर्ड होगा वो वाक्य के सबसे पहले होगा। इसका अर्थ देखें,
वाई डू यू नॉट वॉश क्लॉथ्स ऑन द रूफ, तुम छत पर कपड़े क्यों नहीं धोते हो। अगर इसे अफर्मेटिव यानी निगेटिव की वजह सिर्फ इंट्रोगेटिव रखना हो तो हम नॉट का प्रयोग हटा देंगे, तो होगा वाई डू यू वॉश क्लॉथ्स ऑन द रूफ। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चीज़ों को जितने भी सेंटेंस हैं यानी उनको सेंटेंस को अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसका बाद आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना हो कि जो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, आपकी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही होता है। और जो वर्ब होती है वो दो में बढ़ जाती है, एक हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाता है मेन वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को यूज आपको पहले करना होता है। क्लियर। तो और आपको सेंटेंस देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कुछ और एग्जाम्पल्स आपने देखें। क्या राम घर में सब्जियां काटता है, वाक्य के लास्ट में क्या है, ता है, जिससे आप पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो क्या होगा, डज राम कट द वेजिटेबल इन द हाउस। क्लियर। यानी यहाँ पर राम के पहले डज इसलिए यूज की होगी कि राम जो है वो क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। क्लियर। जब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा डज राम नॉट कट द वेजिटेबल इन द हाउस। क्लियर। इसका जो इंट्रोगेटिव में WH वर्ड टाइप वाला करेंगे तो हाउ डज राम कट द वेजिटेबल इन द हाउस। अगर आपका हम हिंदी अर्थ निकालें तो क्या होगा, सूर्य पश्चिम में कैसे अस्त होता है, सॉरी कब अस्त होता है, यानी व्हेन है, व्हेन का मतलब कब। क्लियर। डज द सन सेट इन द वेस्ट, डज द सन नॉट सेट इन द वेस्ट, when the sun set in the west। क्लियर। ये इस प्रकार से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हुए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एकदम सिंपल टेंस भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हेल्पिंग वर्ब भी आपकी दो ही हैं, डज और डू। डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए करना है और डू का प्रयोग प्लूरल के लिए करना है। अफर्मेटिव में जब सिंगुलर नाउन हो सब्जेक्ट तो आपको यस या ईएस का प्रयोग करना होता है, अन्यथा वो भी नहीं करना होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का जो दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि जो लगातार क्या हो, जारी हो। जारी रहने का अर्थ यह हुआ कि जिस समय कार्य के बारे में बताया जा रहा है वो कार्य जारी है, चल रहा है। इसलिए इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, ये शब्द आपको मिलते हैं। जैसे तुम खेल रहे हो, तो ये जो खेलने का आपका कार्य क्या है, वो जारी है, आप खेल कूद रहे हो। तुम नहा रहे हो, तो ये भी क्या है, कार्य आपका। जैसे मैं बोल रहा हूं कि तुम नहा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्य जारी है, अभी भी नहा रहे हो। कितना नहाओगे भाई, बस करो। तो ये जो कार्य है वर्तमान में जो चल रहे हैं और वो लगातार क्या है, जारी है, उन्हें ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। वाक्यों के लास्ट के अंत में क्या मिलेगा, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, ये सब। और इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है, तीन होते हैं, इज होता है, एम होता है और आर होता है। क्लियर। जो इज का यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, एम का आई के साथ केवल, और आर का यूज जो होता है वो प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, एम का केवल आई के साथ और आर का जो होगा वो केवल और केवल प्लूरल नाउन के साथ में किया जाएगा। अब यहाँ जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, मेन वर्ब में यस और यस का यूज होता है, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस में यहाँ केवल नहीं, आपके जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उन सभी में मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्लियर। आपका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होगा, मेन वर्ब में आपका फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर ईटीसी होगा। क्लियर। और जो इसका नेगेटिव बनेगा वो क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर। आपको हम एक बात बता दें, जैसे आपको स्ट्रक्चर भूलना या भूल जाए या याद नहीं रख पाते, तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लें।
क्लियर। उसके बाद आपको एक पॉइंट याद करना है कि जो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सभी सेंटेंस का, यानी टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, वो सबका सिंपल एक ही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसी वर्ब में कैटेगराइज करना है आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होगी और मेन वर्ब बाद होगी। बस आप इतना सा पॉइंट याद कर ले, आपको पूरा स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है आपको कि जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर ही देख लीजिए, सब्जेक्ट है और ये दोनों वर्ब है, ये की हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो मैंने कहा ना आपको कि वर्ब में भी आपको दो अलग कर देना है, हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में। अगर आप सभी टेंस के जो वर्ब्स हैं उसको याद कर लेते हैं तो जिस भी टेंस के आपका पूछा जाएगा उसे आसानी से याद, ऐसे बस 1 सेकंड लगेगा, आप बता दोगे कि ये टेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, इज, एम, आर और मेन वर्ब में आईएनजी। क्लियर। अब आपको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझाते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में खो खो खेल रहे हैं, यानी जब बात की जा रही है बच्चों के बारे में कि वो खो खो खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस समय वो खेल रहे हैं, उनका जो खेलने का कार्य है वो क्या है, जारी है। ठीक है। तो इसका जब सेंटेंस चेंज करेंगे तो बच्चे यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन, इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, प्लूरल नाउन के साथ हमको यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आर, द चिल्ड्रेन आर। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, खेलना, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, खेल क्या रहे हैं वो, खो खो, इन द स्कूल, कहाँ खेल रहे हैं, स्कूल में, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग खो खो इन द स्कूल। क्लियर। तो ऐसे ही इसका जब नेगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग खो खो इन द स्कूल, यानी नॉट का जो यूज होगा वो हमको तीसरे स्थान पर करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही करना है। क्लियर। दूसरा सेंटेंस आप देखें, वो अपना कमरा साफ कर रहे हैं, वे अपना कमरा साफ कर रहे हैं, यानी वो जो भी है वो क्या कर रहे हैं, अपना कमरा इस समय साफ कर रहे हैं, उनका साफ करने का कार्य क्या है, जारी है, जल्दी वो साफ कर लेंगे। तो इसका चेंज करेंगे कैसे और इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अपना आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, देख लीजिए प्लूरल, आपको सबसे पहले देखना वही है, क्योंकि उसी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वरना पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो सब्जेक्ट क्या है, वे, वो होता है प्लूरल, दे आर क्लीनिंग दियर रूम, वे अपना कमरा साफ कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग दियर रूम, बस हो गया। उसके बाद इसका नेगेटिव चेंज करें, क्या हो जाएगा, दे आर नॉट क्लीनिंग दियर रूम, यानी नॉट का जो यूज होना है वो कहाँ हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कर देना है, बस। क्लियर। ऐसे ही सारे सेंटेंस होते हैं। तो आपको अभी और सारे सेंटेंस एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे समझाने का प्रयास करता हूं, तब तक इसके पहले हम आपको इसका इंट्रोगेटिव रूल समझा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, वो सब्जेक्ट के पहले हो जाएगी, बाकी सारे वैसे ही स्ट्रक्चर रहेंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट होगा, फिर ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नॉट का प्रयोग जो होगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी तीसरे स्थान पर ही करना है। और WH वर्ड, यानी आपका जब इंट्रोगेटिव बताए थे, 2 प्रकार का होता है, यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप। अगर WH वर्ड टाइप होगा तो जो WH वर्ड होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं, क्या वह किराए के घर में रह रहा है, इज ही लिविंग, सबसे पहले आप क्या, वह के अनुसार यहाँ पर जो नाउन है सिंगुलर इज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही, इज ही लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, क्या वह किराए के घर में रह रहा है। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो नॉट जो होगा वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा, इज ही नॉट लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। क्लियर। इसका जब इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे WH वर्ड टाइप वाला, तो हम जो भी WH वर्ड लगाएंगे, जैसे वाई लगा रहे हैं तो उसको हम सबसे पहले कर देंगे, वाई इज ही लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, वह किराए के घर में क्यों रह रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, अगर पहला आप सेंटेंस देखो तो WH वर्ड टाइप में, यस नो टाइप में आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वह किराए के घर में रह रहा है, तो यस नो आपको जवाब देना होगा, अगर रह रहा है तो हाँ, नहीं तो ना। लेकिन जब ये कहता है कि वह किराए के घर में क्यों रह रहा है, तो आपको जवाब देना होगा कि उसके पास अपना घर नहीं है, जो भी रीजन होगा वो बताना होगा।
क्लियर? तो ऐसे होता है WH वर्ड और यस नो टाइप। तो और आपको एग्जांपल्स के द्वारा और समझाते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं एग्जाम्पल के रूप में, जो अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा है। तो आपको सेंटेंस पहचानते हुए भी पहचानना भी है और उसका हल भी दिखना है। जैसे मोहनलाल बाग से फूल नहीं तोड़ता है। अब आप देख रहे हैं जो लास्ट आपका हिंदी वर्ड है वह क्या है? ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आप सेंटेंस देख लीजिए वो किस में है? सेंटेंस है आपका नेगेटिव में, मोहनलाल बाग से फूल नहीं तोड़ता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मोहनलाल है, और मोहनलाल सिंगुलर नाउन है, तो हो जाएगा मोहनलाल डज नॉट प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। यानी आपको जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार उसको फॉलो करते हुए करना है। जैसे स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग ऑफ डज या डू, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होगा यानी यस, और यस तो करना नहीं, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। अब आप यहाँ देखिए उसी को फॉलो करते हुए किया गया है। मोहनलाल डज नॉट, तोड़ना का प्लक हो जाएगा, और द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, बगीचे से। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखो, तुम मंदिर में घंटी क्यों बजा रहे हो? क्यों बजा रहे हो? वह तुम, यहाँ पर क्या है? सेंटेंस आप देखिए किसमें है? रहे हो, ये किसमें आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और सेंटेंस किसमें है? इंट्रोगेटिव में है। क्लियर? तो इसको क्या करेंगे? आपको इंट्रोगेटिव चेंज करना है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल लगा करके। तो हो जाएगा सबसे पहले आपको ये WH वर्ड टाइप है, तो हो जाएगा व्हाई, क्योंकि हिंदी में, और जो इंग्लिश लिखेंगे वर्ड, व्हाई आर यू रिंगिंग द बेल इन द टेम्पल, तुम मंदिर में घंटी क्यों बजा रहे हो? ओके, तो यहां पर अब चलते हैं तीसरा सेंटेंस। देखो, राम श्याम से कमरे में नहीं लड़ रहा है। सेंटेंस आप देखो किस टेंस में है? रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर? और आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा? राम इज नॉट फाइटिंग विथ राम इन द रूम। सॉरी, यहां पर राम नहीं श्याम होगा, क्योंकि श्याम से लड़ रहा है। राम से ही क्यों लड़ेगा? ठीक, राम जो है श्याम से लड़ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा? श्याम। राम इज नॉट फाइटिंग विथ श्याम इन द रूम। अगला आप देखिए सेंटेंस, क्या बच्चा रात में दूध नहीं पीता है? यहां पर पीता है, क्लियर, ता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपका सेंटेंस कैसा है? WH वर्ड टाइप नहीं है, बल्कि यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो हो जाएगा सबसे पहले, डज द चाइल्ड नॉट ड्रिंक द मिल्क इन द नाइट। क्लियर? अगला सेंटेंस आप देखो, तुम सुबह सुबह सड़क पर दौड़ते हो। वाक्य के लास्ट में आप देखो तो क्या मिल रहा है? ते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेंटेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ देखो, आप रूल अगर याद करो तो क्या है? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब में यस ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी। लेकिन यस ईएस प्रयोग तब करोगे जब आपका सेंटेंस क्या हो? सिंगुलर हो। यदि नाउन सिंगुलर नहीं है तो आपको यस ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो आप देखो, यू क्या है? प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर जो रन आपका दौड़ना मेन वर्ब है, यहाँ रन से नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? यू रन ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। क्लियर? अगला क्या है? वह घर में क्या कर रहा है? सेंटेंस देखो किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, और वर्ड आपका पूरा सेंटेंस किस में है? इंट्रोगेटिव का WH वर्ड टाइप है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो क्या वर्ड है उसका इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह, ए सिंगुलर नाउन, उसके अनुसार हेल्पिंग वो लगाएंगे इज। व्हाट इज ही डूइंग इन द हाउस। इस प्रकार आपके इतने सारे जो सेंटेंस दिए हैं दोनों से प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिला करके, ताकि आप अच्छे से समझ सको उसके एग्जांपल्स, उसको पहचानना, उनके वर्ब, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला क्या कि आप सेंटेंस को पहचानो। पहचानने में क्या है कि वो किस टेंस का है। क्लियर? उसके बाद वो टेंस, उस जो टेंस में है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। लेकिन अफर्मेटिव में सिर्फ आपको मेन वर्ब में यस और ईएस लगाना है। ऐसे ही जब आप कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इज, एम और आर। जहां इज का प्रयोग जो होता है सिंगुलर के लिए, एम केवल आई के लिए, और आर जो होता है वो प्लूरल नाउन के लिए। मेन वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होता है। क्लियर? इस प्रकार आपकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास जो होती है वो खत्म।
अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई वर्ड होता है जो नहीं आता, सेंटेंस नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो पूछ सकते हैं। तो अब जल्दी ही नेक्स्ट की क्लास में प्रेजेंट के और जो 2 बच्चे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो नेक्स्ट क्लास में आएगी। तो आप आज बने रहिए हमारे साथ। और जो बच्चे अभी आज नया देख रहे हैं, जो नया जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें आसानी से मिल जाएं। क्लियर? अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसे अच्छे से पढ़ सकें। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।